पद सोपान के अंतर्गत मैंने गत व्याख्यान में आपको इसके बारे में, परिभाषा के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में बताया था। इस भाग में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक संगठन में पद सोपान जो स्थापित किया जाता है वो कितने प्रकार का होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं। तो पिफनर ने पद सोपान के 4 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है कार्य पर आधारित पद सोपान, अर्थात कार्मिक की स्थिति, उसके कार्य की महत्वता से संगठन में पद सोपान निर्धारित होते हैं, पदों के सोपान निर्धारित होते हैं। इसे कार्यात्मक विशिष्टता का पद सोपान भी कहा जाता है। सामान्यतया संगठन में नीति निर्माण से लेकर चपरासी तक के कार्य संपन्न होते हैं, अतः इन कार्यों के महत्वानुसार ही इनको संपन्न करने वाले कार्मिकों को उच्च व निम्न स्तर तक पद दिए जाते हैं। दूसरा है प्रतिष्ठा के आधार पर आधारित पद सोपान, अर्थात इस प्रकार के पद सोपान में यह जो सोपान है अधिकांशतः सैनिक प्रशासन में मिलता है। यह सेना में मुख्य रूप से प्रचलित है। इसके अंतर्गत संगठन में कार्य के स्थान पर उसके पद को महत्व दिया जाता है। सेना में कर्नल, कैप्टन आदि के कार्य उनकी नियुक्ति के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन उनको प्रतिष्ठा वही हासिल होती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा को भी प्रतिष्ठा पर आधारित पद सोपान में रखा जा सकता है। उनके भी कार्य सचिव, कलेक्टर, संचालक के रूप में बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें आईएएस के समान प्रतिष्ठा सदैव उपलब्ध रहती है। तीसरा प्रकार है पद सोपान का कौशल पर आधारित पद सोपान। यह किसी कार्य के संबंध में कार्मिक की विशेष योग्यता या कुशलता पर आधारित होता है। चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि तकनीकी सेवाओं में कुशलता आधारित पद सोपान पाया जाता है। चौथा प्रकार है वेतन पर आधारित पद सोपान। किसी भी संगठन में उच्च या निम्न वेतन के आधार पर पदों का वर्गीकरण किया जाता है। इस पद सोपान के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात वेतन को आधार मानकर उच्च अधिकारी व अधीनस्थ अधिकारी के पदों को संयोजित किया जाता है। वेतन स्वयं भी कार्य या दायित्व के अनुसार ही निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात जिनके पास अधिक उत्तरदायित्व है उनका वेतन अधिक होगा, वो उच्च पद पर आसीन होंगे। जिनके पास अपेक्षाकृत कम उत्तरदायित्व है उनका अपेक्षाकृत निम्न पद होगा और संगठन में वो निम्न पदों पर आसीन होंगे। अतः वेतन पर आधारित पद सोपान को गौण प्रकार ही माना जाता है। इस प्रकार पद सोपान संगठन की एक आधारभूत शिला है। यदि पद सोपान नहीं हो तो संगठन की संरचना नहीं हो सकती। क्यों? संगठन एक सामूहिक क्रिया है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूह की आवश्यकता होती है, लेकिन उन समूह के उत्तरदायित्वों को निर्धारित किस प्रकार से करेंगे, ये उत्तरदायित्व उच्च व अधीनस्थ के संबंधों के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या संगठन में पद सोपान का भी कोई विकल्प है? तो पद सोपान के विकल्प के अनुसार के लिए अनुरूप हम बता सकते हैं कि आधुनिक संगठन, विशेषकर निजी क्षेत्र में जहां एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, पद सोपानिक ढांचा उपयुक्त नहीं पाया जाता। ऑर्गरिस आदि ने ऐसे संस्थानों के लिए मैट्रिक्स संगठन का सुझाव दिया है। कुछ विद्वानों ने परियोजना संगठन का विकल्प भी सुझाया है कि पिरामिड का आकार का ही संगठन नहीं हो सकता। यह एक समानांतर पदों पर रहने वाले भी पद संगठन में हो सकते हैं और आवश्यक नहीं है कि पद सोपान का आकार सदैव पिरामिड का ही आकार हो। ऐसे संगठनों की एक विशेषता होती है सूत्र और स्टाफ के मध्य समस्तरीय संबंध, अर्थात सभी समान स्तर के होते हैं। उनके जो संबंध है
उच्च व अधीनस्थ के संबंध न होकर समान स्तर के संबंध होते हैं। लेकिन सामान्यतया संगठन जो कि मनुष्य के समूह के द्वारा बनाया जाता है, या ये कहना चाहिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए जब मानवीय और भौतिक साधनों को एकत्रित किया जाता है, तो उनकी संरचना उनके कार्य, उनके उत्तरदायित्वों के आधार पर ही निर्धारित होती है। और ये कार्य और उत्तरदायित्व भी पदों की रचना करते हैं, पदों के स्तर निर्धारित करते हैं। स्वाभाविक है कि संगठन का आकार पिरामिड का आकार ग्रहण कर लेता है। अब ये प्रश्न उठता है कि पद सोपान से संगठन को लाभ कौन से हैं, या ये कहना चाहिए पद सोपान का संगठन में महत्व कैसा है। तो इसके संदर्भ में बताया जाता है, पहला जो इसका महत्वपूर्ण है कि इसमें कार्यों और उत्तरदायित्वों का बंटवारा सरलता से हो जाता है। स्वाभाविक है जब पदों की रचना की जाती है, संरचना की जाती है, तो ये निश्चित हो जाता है कि कौन सा कार्य कौन सा व्यक्ति करेगा, कार्यरत व्यक्तियों में उत्तरदायित्वों का विभाजन किस प्रकार होगा। दूसरा इसका लाभ है वो क्या है, आदेश, सत्ता और आदेश की एकता की स्थापना। स्वाभाविक है कि जब उच्च व अधीनस्थ के संबंध स्थापित हो जाएंगे, उच्च पद और अधीनस्थ पद निर्धारित हो जाता है, तो आदेश देना सरलता से या आदेश की एकता के सिद्धांत की पालना आसानी से हो जाती है। सत्ता का निर्धारण आसानी से हो जाता है। ठीक इसी से संबंधित तीसरा लाभ क्या है, संचार की उचित व्यवस्था, कि कोई भी आदेश, कोई भी सूचना किसके माध्यम से सभी व्यक्तियों में प्रसारित हो, उसके लिए एक पद सोपान होता है, सीढ़ियां होती हैं। जिस प्रकार हम सीढ़ी के ऊपर वाली सीढ़ी पे है और नीचे हमें आना है, तो प्रत्येक सीढ़ी से गुजरते हुए ही हम नीचे तक पहुंचेंगे, और नीचे से ऊपर जाना है तो प्रत्येक सीढ़ी पर पांव रखते हुए ही हम ऊपर शीर्ष तक जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार संचार व्यवस्था भी संगठन में पद सोपान के कारण सरलता से ऊपर से नीचे तक प्रत्येक पद से गुजरती हुई नीचे तक आती है, और नीचे से प्रत्येक प्रतिवेदन या कार्य के रूप की सूचना हर स्तर से होते हुए ऊपर तक जाती है। अतः संचार व्यवस्था प्रभावी रूप से संगठन में पद सोपान के कारण ही सरलता से स्थापित हो सकती है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण का आधार, अर्थात संगठन में जो कार्य विभाजन है, श्रम विभाजन है, वह भी सरलता से स्थापित हो सकता है यदि पदों का संयोजन उनके दायित्वों के अनुसार किया गया है। इसी के साथ है कार्य की उचित माध्यम प्रणाली स्थापित, जो प्रत्येक स्तर को के महत्व को स्पष्ट करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जहां हमने पदों के सोपान बना दिए, सीढ़ियां बना दी, उससे कार्य की उचित माध्यम प्रणाली स्थापित हो जाती है, और प्रत्येक स्तर, प्रत्येक व्यक्ति संगठन की लक्ष्य प्राप्ति में अपनी महती भूमिका का निर्वाह करता है। और महत्व अर्थात कोई भी पद ऐसा नहीं होता है जो कि कम महत्वपूर्ण हो। मैं पुनः स्पष्ट कर रही हूँ कि पद सोपान उच्च व अधीनस्थ के संबंधों पर आधारित होता है, किंतु ये उच्च व अधीनस्थ के संबंध कोई श्रेष्ठता या निकृष्टता के द्योतक नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का महत्व संगठन में उसकी योग्यता और उसकी भूमिका के अनुसार महत्वपूर्ण होता है। किसी भी संगठन में जहाँ शीर्षस्थ अधिकारी जो प्रबंधक है, उसका भी लक्ष्य प्राप्ति में उतना ही महत्व है जितना कि निम्नतम स्तर पर जो व्यक्ति उस संगठन की, उस कार्यालय की सफाई करता है या सफाई कर्मचारी है, वो भी उतना ही भूमिका निभाता है लक्ष्य प्राप्ति में। क्यों? यदि वो अपनी योग्यता अनुसार कार्यालय की सफाई नहीं करेगा, तो शीर्षस्थ अधिकारी संगठन की लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर सकता। तो ये उच्च व अधीनस्थ के संबंध है, व्यक्तियों की कार्य योग्यता के अनुसार किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों में सुविधा, अर्थात संगठन में पद सोपान के कारण प्रशासनिक कार्य सरलता से
सुचारू रूप से संचालित हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह मालूम होता है कि मेरे दायित्व क्या है, मुझे कितने कार्य करने हैं और संगठन के लक्ष्य प्राप्ति में मुझे कितना सहयोग देना है। सत्ता के प्रत्यायोजन को आसान बनाता है। स्वाभाविक है, प्रत्यायोजन किसे कहते हैं? सत्ता के प्रत्यायोजन से क्या अभिप्राय है? सत्ता के प्रत्यायोजन से अभिप्राय है कि एक उच्च अधिकारी अपनी सत्ता का कुछ भाग अपने अधीनस्थ को सौंपता है, या दूसरे शब्दों में अपने गौण कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंपता है, ताकि वह स्वयं मुख्य कार्यों को संपन्न कर सके और अपने गौण कार्य अधीनस्थों को दे सके। लेकिन उन कार्यों के प्रति संपूर्ण उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी का ही बना रहता है। अतः जो उच्च अधिकारी की सत्ता है, उसका उपयोग, उसका उपभोग अधीनस्थ अधिकारी करता है, कार्य संपन्न करता है, लेकिन उत्तरदायित्व फिर भी शीर्ष अधिकारी का ही बना रहता है। अतः सत्ता मूलतः उच्च अधिकारी की होती है। तो इसे हम कहते हैं सत्ता का हस्तांतरण या सत्ता का प्रत्यायोजन, कि सत्ता उच्च अधिकारी से अधीनस्थ अधिकारी को प्रदान की जाती है। तो जब पद सोपान में उच्च व अधीनस्थ के पद निर्धारित ही नहीं होंगे, तो सत्ता का हस्तांतरण किसे किया जाएगा? तो प्रत्यायोजन के सिद्धांत को या सत्ता के हस्तांतरण को पद सोपान का सिद्धांत और भी आसान बना देता है। तो इस प्रकार से हमने पद सोपान के सिद्धांत के कुछ लाभों को, कुछ लक्षणों को, कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है। जैसा कि प्रत्येक सिद्धांत आलोचनाओं से परे नहीं होता है। यदि वो सिद्धांत है तो उसके कुछ गुण हैं, स्वाभाविक है उसके कुछ दोष भी होंगे। कोई भी सिद्धांत अवगुणों, दोषों या आलोचना रहित हो ही नहीं सकता है। अतः इसी क्रम में हम पद सोपान के कुछ दोषों का भी उल्लेख करना चाहेंगे। पहला है कार्य में विलंब। पद सोपान जहाँ संगठन का आधार है, आधारभूत सिद्धांत है, वहाँ इसका सबसे बड़ा दोष क्या है? कार्य में विलंबता होना। क्यों? क्योंकि जो इसकी विशेषता है, जो इस पद सोपान की अनिवार्यता है, वही इसका दोष भी सिद्ध करता है कि संगठन में शीर्ष प्रबंध से निम्न प्रबंध की ओर अनेक पदों के रचना हो जाती है, अनेक सीढ़ियों की रचना हो जाती है। अतः प्रत्येक आदेश, प्रत्येक कार्य ऊपर से नीचे तक प्रत्येक पद की सीढ़ी के अनुरूप ही चलता है। यदि कोई आदेश शीर्षस्थ अधिकारी चौथे पद पर, चौथी सीढ़ी पर स्थापित व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, तो वह आदेश दूसरी, तीसरी सीढ़ी से गुजरता हुआ चौथी सीढ़ी पर आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यदि हमें ऊपर से नीचे सीढ़ियों पे उतर के आना है, निम्न तल तक आना है, तो हम उस शीर्ष सीढ़ी से सीधे कूदकर या जंप करके नहीं आएंगे। जबकि हमारा लक्ष्य नीचे निम्न स्तर तक आना है, परंतु निम्न स्तर तक आने के लिए हमें बीच की सारी सीढ़ियों पर कदम रखते हुए नीचे आना होता है। तो इस प्रकार इसी तरह से प्रत्येक आदेश, प्रत्येक सूचना, प्रत्येक कार्य उच्चतम से निम्नतम की ओर प्रत्येक सीढ़ी से गुजरते हुए जाता है। स्वाभाविक है, जो कार्य एक दिन में होना चाहिए उसी कार्य को हो सकता है लगभग 7 दिन लग जाए। तो ये क्या हुआ? कार्य में विलंबता। और जब ये कार्य में विलंबता होती है तो अनेक बार क्या होता है, किसी स्तर पर कोई कर्मचारी तत्परता न रखते हुए उदासीन भी हो सकता है। उसे मालूम है कि मैंने आज काम कर दिया तो क्या हुआ, ये अगले पद पर जाकर रुक जाएगा। तो अगले पद पर रुकेगा तो क्यों ना मैं आज न करके कल करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ये कार्य आज के आज तो होगा भी नहीं। इसी तरह से सभी पदों पर कर्मचारी तत्पर होने की बजाय उदासीन बन जाते हैं और इससे एक नई प्रवृत्ति को जन्म मिलता है, लाल फीताशाही, अर्थात कार्य में विलंब होना। तो ये इसका सबसे बड़ा दोष है, जो कि उचित माध्यम की प्रक्रिया के कारण होता है। जैसा मैंने अभी अभी बताया आपको कि लाल फीताशाही और नौकरशाही,
कार्य नियमों का जो शिकार होता है वो क्या है? उचित माध्यम के प्रक्रिया के कारण। कि अनेक बार कार्य को शीघ्रता से संपन्न कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं, उसमें नियमों की कठोरता से पालन करना बाध्यता हो जाती है। कि यदि इस पर निर्णय 2 दिन में लेना है तो 2 दिन में ही लेना होगा। उस पर टिप्पणी लिखनी है, उच्च अधिकारी ने लिखी, फिर अधीनस्थ अधिकारी ने लिखी, फिर उसके अधीनस्थ अधिकारी ने लिखी। तो इस प्रकार से जो नियमों की कठोरता है वो भी लाल फीताशाही को पनपने में, विकसित करने में योगदान देती है, जो कि संगठन के लिए एक अभिशाप है कि कार्य जहाँ शीघ्र संपन्न होना चाहिए वहाँ कार्य विलंबता से संपन्न होता है। इसी के साथ एक और इसका जो दोष है वो क्या है कि पदाधिकारियों के मध्य दूरी, अर्थात उच्च और निम्न स्तरीय कार्मिकों के मध्य लंबी दूरी जो उनके मध्य संपर्क में बाधा बन जाती है। इससे संगठन में शिथिलता उत्पन्न होती है। इससे क्या अभिप्राय हुआ कि जब उच्च व अधीनस्थ के संबंध हो जाते हैं, अनेक बार ये संबंध मात्र औपचारिक बनकर रह जाते हैं, उनमें आत्मीयता का अभाव हो जाता है। अतः पदाधिकारियों के मध्य, उनके व्यवहार के मध्य काफी दूरी हो जाती है। तो सब लोग ये सोचते हैं ये उच्च अधिकारी है, उच्च अधिकारी सोचता है ये अधीनस्थ अधिकारी है। वो लोग एक मानवीय पहलू को भूल जाते हैं, जिससे संगठन न होकर एक यंत्र बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, एक मशीन बन जाता है, जिसमें सब अपना अपनी भूमिका निभाते हैं और लक्ष्य प्राप्ति में अपना कार्य करते हैं। तो इससे क्या होता है? संगठन में जीवंतता खत्म होती है और शिथिलता आ जाती है। ठीक इसी प्रकार है समन्वय की समस्या, अर्थात विभिन्न स्तरों और पदों के मध्य समन्वय बनाए रखने की समस्या उठती है। कि जब संगठन बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ ही विभिन्न पदों की रचना हो जाती है, तो शीर्ष प्रबंध के लिए उनमें आपसी तालमेल बिठाना, उनके कार्यों में सामंजस्य बिठाना, उनके परस्पर उसमें एक सहयोग की भावना उत्पन्न करना बड़ी कठिन हो जाती है। अतः पद सोपान के कारण एक समन्वय की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार से अपव्ययता, अर्थात संगठन को विभिन्न स्तरों में बांटना पड़ता है, जिससे अनेक विभाग खड़े हो जाते हैं और इसमें अधिक धन भी खर्च होता है। इसी के साथ नेक्स्ट और है कि अधिकारी अपने पद और अधिकारों को संगठन की तुलना में अधिक महत्व देने लगते हैं। यह भी एक पद सोपान का एक अवगुण सिद्ध होता है कि जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं श्रेष्ठ समझने लगते हैं और अपने पद और अधिकारों को, संगठन को बड़ा नहीं मानते हैं, स्वयं को बड़ा मानने लगते हैं और ये उनमें एक अहम भावना उत्पन्न हो जाती है, जो कि संगठन के लिए सही नहीं होती है। इसी तरह से एक अन्य अवगुण यह भी है कि पद सोपान मात्र औपचारिक संबंधों पर बल देता है, अर्थात संगठन में औपचारिक संबंधी महत्व रखते हैं कि इनका ये उत्तरदायित्व है, ये अधीनस्थ अधिकारी हैं, ये उच्च अधिकारी हैं, इनका स्तर अलग है, इनका स्तर अलग है। तो संगठन में एक तरह से दूरियां या औपचारिक संबंधी रह जाते हैं। ठीक इसी प्रकार केंद्रीय सत्ता का अत्यधिक विस्तार होता है, जिससे कि निचले स्तर पर निराशा होती है। पद सोपान में शीर्ष प्रबंध तो क्या होता है? सत्ताधारी होता है और नीचे आते आते सत्ता शून्य के बराबर हो जाती है। तो निम्न स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्ति मात्र कठपुतली बन जाते हैं और निराशा के शिकार हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार एक दोष यह भी है कि निम्न स्तरीय कार्मिकों को के मनोबल और पहलपन की शक्ति भी अवरुद्ध हो जाती है, क्यों निम्न स्तर पर चूंकि सत्ता नहीं होती है तो उन्हें आदेश देने का अधिकार भी नहीं होता है। सत्ता से हमारा अभिप्राय है, सत्ता किसे कहेंगे? आदेश देने के अधिकार को और अपने आदेश की पालना करवाने के अधिकार को क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं। तो निम्न स्तर पर कर्मचारियों को
आदेश देने का अधिकार नहीं होता है, अतः उनमें पहल करने की शक्ति भी कम हो जाती है। इस प्रकार से जो पद सोपान है अनेक कमियों से युक्त है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए भी कुछ सुझाव है। हेनरी फ्योल ने पद सोपान की कमी को दूर करने के लिए एक सिद्धांत दिया है, गैंग प्लॉक, अर्थात पद सोपान में पिरामिड है, उसमें दूसरे स्तर का व्यक्ति चौथे स्तर से सीधा पुल बनाकर कार्य करवा सकता है, संपर्क स्थापित कर सकता है, आदेश दे सकता है। इसको क्या कहते हैं? एक तरह से कार्य में विलंब जब हो रहा हो, आवश्यकता पड़ने पर हेनरी फ्योल कहते हैं पद सोपान में जंपिंग, यह कहना चाहिए छलांग या गैंग प्लॉक भी किया जा सकता है। इस जंपिंग लेवल का सिद्धांत जो दिया है, इसमें विभिन्न आवश्यकताएं हैं जो या सिद्धांत है, उनके लक्षण इस प्रकार है कि जंपिंग लेवल में विभिन्न अधिकारियों के मध्य समझौता कर लिया जाता है कि सभी व्यक्तियों को ये बता दिया जाता है, कार्यरत व्यक्तियों को, कि यदि आपको निकटतम उच्च अधिकारी से आदेश न मिलकर यदि उससे वरिष्ठ के आदेश मिल जाएं तो भी आपको काम करना है और उसके निकटतम उच्च अधिकारी को इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। इसी प्रकार उच्च व निम्न अधिकारी भी अपने मध्यस्थ को लांघकर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत लंब स्तरीय और सम स्तरीय दोनों तरह से छलांग लगाई जा सकती है। इस सिद्धांत में दो या दो से अधिक संगठनों के मध्य या एक संगठन की आंतरिक इकाइयों या अधिकारियों के मध्य भी गैंग प्लॉक का उपयोग किया जा सकता है, अर्थात छलांग लगाई जा सकती है। लेकिन शर्त एक ही है कि उच्च स्तरीय अधिकारियों या मध्य स्तरीय अधीनस्थों या अधिकारियों जैसी भी स्थिति हो को निर्णयों से सूचित करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार पद सोपान के सिद्धांत की कमियों को दूर करने का एक छोटा सा एक विकल्प हेनरी फ्योल ने सुझाया है। अब है पद सोपान के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन। जिस प्रकार विभिन्न कार्यों को सामूहिक रूप से संपन्न करने के लिए संगठन आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार सामूहिक कार्यों को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के आधार पर संपन्न करने के लिए पद सोपान आवश्यक है। संगठन का मुख्य आधार श्रम विभाजन है और पद सोपान श्रम विभाजन के कारण और परिणाम दोनों हैं। वस्तुतः पद सोपान श्रेणीबद्ध श्रम विभाजन ही है, लेकिन पद सोपान ही संगठन नहीं है, अपितु वह संगठन का एक आधार है, एक साधन है। यह एक ऐसा आधार है जिस पर आदेश की एकता, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, नियंत्रण की सीमा जैसी संगठन की अन्य समस्याएं और सिद्धांत निर्भर करते हैं। यह सही है कि पद सोपान में आदेशों और प्रतिवेदनों की एक व्यवस्थित प्रणाली को जन्म देते हैं। तथापि इस हेतु हम मात्र इस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, अन्यथा संगठन निर्जीव और नीरस बनकर रह जाएगा। क्रिस ऑर्गरिस ने इसके स्थान पर मैट्रिक संगठन या फैन लाइन संगठन को सुझाव दिया गया है। इस प्रकार कार्यों की विधिवत विभाजन, विशेषीकरण के कारण जो एक तरह से लाल फीताशाही पनपी है, इनसे संगठन में या इस पद सोपान की एक बहुत आलोचना हुई है। इसी प्रकार ये विभाजन समन्वय की दुरूह समस्या को भी उत्पन्न देता है। ऐसी ही बाधा संचार की औपचारिक प्रणाली में भी उत्पन्न होती है। इन दोषों से युक्त पद सोपान संगठन का आधारभूत सिद्धांत, जैसा कि मोने और रेले ने कहा है, संगठन आधारभूत सिद्धांत ही नहीं रह जाता। इसलिए स्वयं फ्योल द्वारा पद सोपान के सिद्धांत को बहुत अधिक अक्षरतः लागू न करके छलांग के रूप में, गैंग प्लॉक के रूप में
लागू करने के स्वीकारा है और इसके सिद्धांत में संशोधन किया है। और ऊर्ध्व शब्दों में पद सोपान संगठन में उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार की घरों में नालियां, लेकिन इसे संचार की एकमात्र व्यवस्था स्वीकार करना उसी तरह गलत है जैसे घरों की नालियों में समय बिताना। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है, पद सोपान ही संगठन नहीं है, इसमें इसकी विशेषताओं में, इसके नियमों में आवश्यकता अनुसार निर्णय लेना ही प्रबंध और प्रशासन की कला है। केवल हम ये कहें कि पद सोपान आधारभूत सिद्धांत है, सार्वभौमिक सिद्धांत है, इसके नियमों का अक्षरतः पालन किया जाना चाहिए, चाहे इसमें कितने भी दोष हो, तो यह कहना भी गलत है। और यह कहना भी गलत है कि पद सोपान में अनेक कमियां हैं, अतः इसे अस्वीकार कर दिया जाए। इसके लिए व्यवहारिकता यही कहती है कि पद सोपान को संगठन का आधारभूत सिद्धांत मानकर इसकी कमियों को दूर करने के लिए हम इसमें प्रबंध की कला दिखाते हुए आवश्यकता अनुसार लोचशीलता रख सकते हैं। यह बात हेनरी फेयोल ने भी बाद में अपने सिद्धांत में संशोधन के द्वारा स्वीकारी है।